बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। और एक्सप्रेसो के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमिला हसन। सुबह सुबह का आगाज उम्मीद करते हैं आपका बहुत अच्छा हुआ होगा और हमारी इस कॉफी के वक्त में हमारा आगाज बहुत अच्छा कर दिया। बिल्कुल, और एक और नई सुबह, नया दिन है, नई उम्मीदें हैं। बड़ी जबरदस्त कोटेशन हमने आपके साथ शेयर की कि अगर किसी को आप माफ करते हैं तो फिर उसको आसानी भी अता करनी चाहिए। यानी कि बहुत सारे लोग बहुत सारे मामलात में जज करना शुरू कर देते हैं लोगों को। तो जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सहूलत बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी बहुत जरूरी है। और बिल्कुल पेशेंस वाला फैक्टर, जैसे से इमरान हमारे आजकल हम अपने इर्द गिर्द देखें, हम आम रूटीन में अब हम सुबह भी आए तो हम रोज पे ही देख लेते हैं कि पेशेंस जो है वो कहने एक वर्चू रह गया है अब तो मेरे ख्याल से, क्योंकि आप बहुत सारे फैक्टर्स आप ऐड ऑन करें, हमारे अंदर बर्दाश्त की इतनी ज़्यादा कमी है, चाहे वो हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, आम पब्लिक के साथ हो। हम रोड पे ट्रेवल करते हैं, ट्रैफिक में जब आप फंसे हो तो उधर से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा पेशेंस लेवल क्या है। कौमों का पेशेंस लेवल पता ही ट्रैफिक से चलता है। तो अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, अभी घर से निकल रहे हैं, कॉफी का कप, चाय का कप हाथ में लेके जा सकते हैं, अच्छी बात है। पीते रहिए, सिप करते रहेंगे तो आपके लिए जरा आसानी रहेगी, मूड भी जरा अच्छा रहेगा। और अगर आप घर में हैं, खातूने खाना है या वैसे ही आपकी छुट्टी है, कोविड की वजह से घर पे है, कोई भी इशू है, तो हमारे साथ रहिए। हम प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए आज बड़ा दिन। 2017 में शुरू होने वाले पेशावर बीआरटी मंसूबा 7 डेडलाइंस और तकरीबन दुगनी लागत के बाद मुकम्मल। वजीर आजम इमरान खान, गवर्नर सिंध और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा आज इफ्तिताह करेंगे। कौमी असम्बली की उमूर पर हुकूमत और ओपोजिशन एक पेज पर। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बाद JUI फे ने भी FATF कानून साजी पर हुकूमत का साथ दिया। सफारती महाज के बाद साइबर मैदान में भी पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त का सामना। पाकिस्तानी हजारों ने भारत का बड़ा साइबर हमला नाकाम बना दिया। कोरोना से मुतासरा कारोबार के लिए कर्जों और माओ को बच्चे की पैदाइश से 2 साल तक वजीफा देने के लिए हुकूमती प्रोग्राम्स का ऐलान तैयार। हुकूमत ने खजानों के मुंह खोल दिए, अरबों रुपए मुख्तस। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस की दूसरी लहर। 102 दिन बाद नए केसेस की तशखीस के बाद न्यूजीलैंड का अपने सबसे बड़े आबादी वाले शहर ऑकलैंड में 3 रोजा सख्त लॉकडाउन का नफाज। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का दूसरा टेस्ट आज। अजहर अली की फॉर्म बदस्तूर तशवीश का बायस। मौसम का खतरा भी शाहीनों के आसाब पर सवार, फिर भी जवाबी वार के लिए पाकिस्तान तैयार। मैं रानी एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का हर लिहाज से एक मुनफरिद फैमिली ड्रामा सीरियल। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। जश्न आजादी में चंद घंटे बाकी। जी हेडलाइंस आपने जानी, मैं वेट कर रही थी। हेडलाइंस खत्म हो गई। हाँ, मैंने कहा शायद मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा जी, हेडलाइंस आपने जानी। अब हम जरा आज के अखबार की जो हमारी टॉप स्टोरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आज के अखबार। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि किसी भी कीमत पर जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में कमी लाई जाए। महंगाई के हवाले से कल एक बड़ा अहम इजलास और ख़ास तौर पे महंगाई के मौजू पे हुआ था, जिसके बाद जो वज़ीर इत्तलात हैं सेनेटर शिबली फराज, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की थी और सहाफ़ियों को आगाह किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि ख़ास तौर पर जो महंगाई का मामला है इसको काबू किया जाए और अशियाए ज़रूरिया जिसमें बुनियादी तौर पर आटा है, चीनी है, दीगर चीज़ें हैं, उनकी कीमतों में ख़ास तौर पर कमी लाई जाए। ठीक हो गया। और ये रोज़नामा एक्सप्रेस की खबर है, बिल्कुल। और आगे हम चले जाते हैं जनाब। आज की अहम खबर FATF बिल के हवाले से है, जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो खबर है वो है कि नेशनल असेंबली पासेस अमेंडेड एंटी टेरर लॉ बिल। ऑपोजिशन also support legislation crucial to existing grey list, or the bill proposes prohibiting provision of bank loans to individuals associated with banned जो उसके लोन्स है, उस हवाले से ये खबर है। और ये बड़ी अहम खबर है। आपको मालूम है कि इसमें खास तौर पे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसके बारे में बात की गई है। और इसमें खबर तो अहम है ही, पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह कि इसमें सारी अपोजिशन जमातें इस वक्त एक पेज के ऊपर हैं। और कल जितनी भी अपोजिशन जमातें कल बात करती रही हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मामले पे हम एक हैं और पाकिस्तान के मामले पे हम कतई तौर पे कोई पॉलिटिक्स वगैरह नहीं कर सकते।
से। सो इस सारी सूरत हाल के हवाले से आपको ये भी बताएं कि मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने कल कहा है कि दुआ है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए जल्द अज जल्द। और मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है इस हवाले से कि मुल्क की फतह होनी चाहिए। ये आज की हमारी एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की टॉप स्टोरीज हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आज के अखबार, इस पे हम बात करेंगे। और इस वक्त हम जाएंगे हम आज की बड़ी खबर की जानिब और मेन डेस्क की जानिब। सो लेट्स सी व्हाट इज आज की सबसे बड़ी खबर। अच्छा, बिल्कुल हमें कहा जा रहा है कि आज की बड़ी खबर, चूंकि हमें मालूम है तो बीआरटी यानी कि आज पेशावर के अंदर जो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसका जनाब इफ्तिताह किया जा रहा है। लागत तकरीबन इसकी दुगनी हो गई। ऑपोजिशन मुसलसल इसके ऊपर गवर्नमेंट को ताने देती आई है, चूंकि ये मनसूबा तकरीबन 3 साल तवालत का शिकार रहा है। और अब इस सारी सूरत हाल की हम अगर बात करें तो हुकूमत इस वक्त ये बात सोच रही है कि अगर इस मनसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा तो उसके बाद कम से कम जो तनकीद का सिलसिला है अरमला वो खत्म हो जाएगा। खैर, हम देखते हैं कि क्या इस हवाले से जो तनकीद है वो खत्म हो पाती है और गवर्नमेंट मैनेज कर पाती है सूरत हाल को या नहीं। लेकिन बीआरटी का इफ्तिताह आज किया जा रहा है और आप इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज इमरान खान साहब जाएंगे पेशावर और बाकायदा तौर पर इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। हमें शौकत यूसुफजई साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम जरा पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पे हमें क्या बताते हैं। मरकजी रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के यूसुफजई साहब, वेलकम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी। आप तो बड़े खुश होंगे क्योंकि आपने इतनी डेडलाइंस दी, फिर वो डेडलाइंस गुजरी, मेन स्ट्रीम पे बड़ी सुबकी भी हुई बाज़-औक़ात हुकूमत की, लेकिन आज फाइनली बीआरटी खुल रही है। तो जज्बात क्या हैं और बीआरटी के इटसेल्फ इंटरनली हालात क्या 100% रेडी है शौकत साहब? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बीआरटी में अगर ये कोरोना वायरस ना होता तो शायद हम मार्च में ही इसको खोल देते। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं आपको कहूँ कि जो खुशी का हालत है लोगों की, हमें तो छोड़े, हमें तो खुशी है ही है, लेकिन जो आम आदमी की जो हालत है ना, वो आप देखें लाइनें लगी हैं जू कार्ड हासिल करने के लिए और बूढ़े बच्चे खवातीन। मैं कल भी विजिट मैंने किया है अपना बीआरटी का। बेहतरीन प्रोजेक्ट है, गरीब लोगों को सहूलत मिल रही है। 5 स्टेशन पे आप जाएंगे तो सिर्फ 10 रुपए देंगे 5। ये जो लागत का मामला है अरमला, सॉरी, ये जो लागत का मामला है, कहीं कल नैब की पुरसिश तो नहीं हो जाएगी आपसे इस पे? क्योंकि मुसलसल ये खबरें आ रही हैं कि लागत दुगनी हो चुकी है, इसकी टाइम भी ज्यादा लगा है, डिजाइन के अंदर हमें पता है कि इसके अंदर तोड़ फोड़ की गई। आपने खुद भी आके बताया कि डिजाइन में कुछ मसले थे, तो जब डिजाइन चेंज होता है इतने बड़े प्रोजेक्ट के तो पैसे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कल सीएम केपी साहब को नैब बुला रही हो इस हवाले से, कुछ ऐसा तो नहीं है? देखिए, सबसे ज्यादा मैं आपको कहूँ ना, ये क्रेडिट जाना चाहिए वज़ीर आला महमूद खान को, जिन्होंने दिन रात करके तमाम तरह तनकीद और प्रेशर सबके बाद उन्होंने कहा नहीं, क्वालिटी काम मुझे चाहिए और उन्होंने टीम ऐसी बनाई कि वो क्वालिटी काम हुआ है। और दूसरी बात ये कि देखिए, हम जो स्टे ऑर्डर दिया हुआ था उसकी मेन वजह ये थी कि हमें समझ थी कि 2-3 महीनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर स्टे ऑर्डर हो जाता तो आज भी कंप्लीट ना होता, क्योंकि फिर लोग डरते हैं, फाइल को हाथ नहीं लगाते हैं। ये शफाफ मंसूबा है, ये अपोजिशन की सियासत थी जो खत्म होगी। आप मुझे बताएं इसके बाद अपोजिशन क्या कहेगी? दामरा साहब कराची से आए, ठीक है, और मुझे चैलेंज करते रहे यहाँ बैठ के, और इस जगह पे जहाँ पे हमारा कमर्शियल प्लाजा बन रहा है, ये कमर्शियल प्लाजा के नीचे बैठा है कि अभी तक काम चल रहा है। ठीक है, पहली 2 चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं इसमें जी। हमारे सिर्फ कमर्शियल प्लाजे जो है वो इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे, उसका बीआरटी से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि दुगनी हो गई है इसकी लागत, बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्रोपेगेंडा था। देखिए, जो बीआरटी का अपनी लागत है ना, वो 33-34 अरब से ऊपर नहीं गई है। ये जो सारा आप सुनते रहे, हम तो ठीक से रहे, लेकिन हमारी बात किसी ने मानी नहीं। हमने उनसे कहा कि आप, तो ये जो डिजाइन में तब्दीली हुई है इसका क्वेश्चन रखा हुआ था आपने पहले पैसों के अंदर जब बजट बनाया था कि डिजाइन तब्दील हुआ तो पैसे तो लगे होंगे ना ऊपर शौकत यूसुफजई साहब? डिजाइन तब्दीली बात नहीं है, इसमें हमने इजाफी रूट डाले हैं। 68 किलोमीटर एक रूट डाला है और तकरीबन 3 किलोमीटर बीआरटी को एक्सटेंड किया है। तो वो उसके से 3-4 अरब रुपए इजाफा या 5 अरब इजाफा है, वो सामने है, वो कोई लकी छुपी बात तो है नहीं। ठीक है, लेकिन बड़े अफसोस की बात कि अपोजिशन हर चीज को लेके उसको मुतनाज़ा, उसको ठीक है किस्म की ऐसी चीज बनाते रहे, क्योंकि अपने तो इनकी हालत है। कराची में आप देखें
कराची के क्या हालात है, पानी में डूब जाता है, ठीक है। जब थोड़ी सी बारिश भी हो जाती है, वो कहते हैं पानी आता है तो पता नहीं कितना आता है, वो बिलावल ठीक है। वैसे माजरत के साथ यूसुफ सही साहब, हम लाहौर में हैं, हम लाहौर में नहीं, अब बात सुन ले, हम लाहौर में हैं और जब लाहौर में भी बारिश आता है तो बहुत पानी आता है सर। ये कराची की हालत नहीं है। अभी भी कजाफी स्टेडियम के पास में आया हूँ, आधी आधी गाड़ी डूब रही है सर। इसका भी फिर जवाब दे दें जी। लाहौर का तो मैं तो यहाँ अपनी सूबे की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग मुझे चैलेंज करते रहे, मैं उनको कह रहा हूँ कि सारी दुनिया जो है पानी में डूब मरती है। सही सही। लेकिन जो शर्म से नहीं डूब मरती है पीपल्स पार्टी के लीडरशिप में। ठीक है, मौलाना ठीक है, बहुत अच्छा इकदाम है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन किया और अपने ऐसे आगाह किया। इमरान, अगली खबर और केपीके के अवाम, खासतौर पे जो पेशावर के अवाम है, वो कुछ सुख का सांस लेंगे, जो कि लोगों को बस पे ट्रैवल करने से ज्यादा उन रस्तों की परेशानी थी जो कि ब्लॉक हुए थे और कंस्ट्रक्शन इमरान, ये वर्क की वजह सिर्फ से। पेशावर की बात नहीं, जब लाहौर में भी ऑरेंज मंसूबा हुआ था तब भी इसी तरह की सिचुएशन थी कि वो तो ताखीर का शिकार हुआ थी, लेकिन साथ साथ पब्लिक को जो परेशानी थी वो एक अलग कहानी थी। ठीक हो गया, पब्लिक को जो परेशानी थी वो एक अलग कहानी थी और ये कहानी साथ साथ चलती रहती है। हम ऐसे मसाइल लेके आते रहते हैं। बात करेंगे कुछ कौमी असम्बली की, जिसने शराकतदारी, महदूद जिम्मेदारी, कंपनीज तरमीमी बिल, नशावर अशिया की रोकथाम का बिल और इस्लामाबाद ट्रस्ट बिल की भी मंजूरी दे दी। जो शख्स टेररिज्म करता है, चाहे वो पाकिस्तान में करे या पाकिस्तान के नाम पे या इस्लाम के नाम पे दुनिया में कहीं और भी करे, हम उनके खिलाफ हैं। हम मिलके उनसे ये जिहाद लड़ेंगे। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अगर रजिस्टर हो रहा है, अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रिकग्नाइज हो रहा है और पाकिस्तान के जो अवाम के राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, तो हमारा पर्पस जो है वो सर्व हो रहा है। ये लॉ हमारा उतना ही है जितना ऑपोजिशन का है और ये ऑपोजिशन ने भरपूर साबित करके बताया है। तो मैं इनकी बड़ी तारीफ करता हूँ और कदर करता हूँ कि जिस तरह इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। स्पीकर असद कैसर साहब की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब ने यह बिल जो कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 है, इसको पेश किया। तमाम अपोजिशन, खासतौर पर पीपल्स पार्टी और PMLN के बाद JUI फे ने भी इसको सपोर्ट किया, इस बिल को। और सब अपोजिशन जमातों का ये कहना था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलना चाहिए, ब्लैक लिस्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ग्रे लिस्ट से भी निकलना चाहिए ताकि पाकिस्तान का जो इमेज है दुनिया भर में वो बेहतर हो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है, पाकिस्तान ने बड़ी सिग्निफिकेंट इसके ऊपर इंप्रूवमेंट दिखाई है दहशतगर्दी को लेकर। वी होप एंड प्रे कि इसके बाद FATF की जो तलवार लटक रही है वो हमारे सर से हट जाए और हमारी रेटिंग्स मजीद बेहतर हो। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम ये पूछते हैं कि वो इस सारे मामले के ऊपर क्या राय रखते हैं। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। कल जो असेंबली में कानून साजी हुई है, जिसके बारे में हमने कुछ तासुरात भी सुनाए लोगों के, सबसे पहले तो हमें इस पे अपना तज्जिया बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FATF के मामले में पहले ही हमारा सिलसिला बड़ा तूल पकड़ चुका, हमें बार बार एक्सटेंशन दी जाती रही और मेरा ख्याल है कि अब वो भी तंग आ चुके होंगे FATF के जो मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये एक मरहला है जो हमने टाइम बार्ड दी है, हमने ये कवानीन पास करने थे, अगर ये नहीं होते तो मेरा नहीं ख्याल कि मजीद एक्सटेंशन पाकिस्तान को मिलेगी। पाकिस्तान को फिर धकेल दिया जाएगा ब्लैक में। आज आप ग्रे लिस्ट में हैं, फिर ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा क्योंकि हमारी इकोनॉमी पहले ही डिस्टेबलाइज्ड है, कर्जे बहुत ज्यादा हैं और अगर आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं तो आप सोचिए कि क्या हाल होगा। यहाँ पे पूरी दुनिया में आपकी इकोनॉमी के ऊपर, आपके मुल्क के माली निजाम के ऊपर एतमाद उठ जाएगा और उसकी वजह से फिर आपको कर्जे अगर लेने हों, कहीं मरात लेनी, यूनाइटेड नेशन की पाबंदियां आ सकती हैं, आपके लिए बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। हमारी पार्लियामेंट ने इस मामले को बड़ा अच्छी तरह निपटाया, इसकी अहमियत समझी और ये वादे किया कि ये सिर्फ हुकूमत वक्त का मसला नहीं है, ये हर पार्टी का मसला है क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का मसला है। लिहाजा जो कवानीन आज इत्तफाक राय से पास हो गए वो बहुत ही अच्छा काम हुआ। अब एक आध जो रह गया है उस पर बातचीत हो जानी चाहिए क्योंकि टेररिज्म से रिलेटेड चीजें जो हैं वो हमें समझने की जरूरत है कि मनी लॉन्ड्रिंग हर जगह टेररिज्म पे इस्तेमाल नहीं होती लेकिन होती जरूर है। लिहाजा ये अगर किसी को ख्याल हो कि टेररिज्म से इसको डीलिंग किया जा सकता है तो नहीं, FATF ने तो सवाल यही उठाया। मेरा ख्याल तो लास्ट रह गया, उसको भी जल्दी पास कर देना चाहिए और अगर इसमें कोई जायज तरमीम है वो भी कर दी जाए। लेकिन इस दफा हम जब FATF के सामने जाएं अपनी सफाई पेश करने के लिए तो हम पूरी तरह इकट्ठ हों, हम पूरी तरह मुसल्ला हों, जो कवानीन
उनकी जरूरत थी वो पूरे कर दिए जाएं और हम फाइनली इस लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से भी निकल के वाइट में आए ताकि आगे बढ़ सकें। ठीक है, कानून साजी के हवाले से तो आपने बता दिया, अब हमारे शो एक्सप्रेसो के हवाले से भी बताएं कि आपको एक्सप्रेसो किस तरह से आपको लग रहा है कि इसमें हम क्या चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। आपके इस शो का मॉर्निंग शो का आज चौथा दिन है, पहला ही हफ्ता है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मुझे भी आपने मौका दिया इस शो में शिरकत का और मेरी भी राय पूछी बात मौजूदात के ऊपर। मैं जाती तौर पे इस शो को बड़ा वेलकम करता हूं और मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि ये शो जो है ये कामयाब रहे, न सिर्फ कामयाब रहे बल्कि बहुत हद अजीज हो और लोग इसको देखना चाहें। आमीन। और मैं इनके एंकर हजरात दोनों को शाबाश देता हूं, जिस तरह उन्होंने पिछले चंद दिनों में चलाया है उससे कोई शक शुबा नहीं रहता कि इंशाअल्लाह ये शो अपनी बुलंदियों को छुएगा और एक्सप्रेस न्यूज के लिए भी और आवाम के लिए एक अच्छा एडिशन होगा इंशाल्लाह। रियली ऑनर्ड जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब एक ऐसा फेस है तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर जो बड़ा फ्रीक्वेंटली अपेयर भी होते हैं और हमें तो बराह रास्त खैर इनसे काफी हद तक मिलने का और सीखने का मौका भी मिलता रहता है। इमरान मुझे ये बताएं, आपको सुबह सुबह तारीफ सुन के अच्छा लगा? यार आज सुबह पता नहीं मुझे कुछ हुआ है, मुझे लग रहा है मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा हूं। ब्रेक चाहिए, हमें भी ब्रेक चाहिए, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। आप आ रहे थे? मैं आ रहा था। ओके, वेलकम बैक जनाब। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। सुबह सुबह इन चीज़ों का हो जाना बहुत नॉर्मल है, खासतौर पे घर के अंदर भी हम देखते हैं जब एक हस्बैंड वाइफ रह रहे होते हैं तो उनके अंदर भी ये बात नॉर्मल होती है कि कोई चीज़ भूल जाता है, किसी को याद रखनी होती है कोई चीज़, तो ऐसे होता है। और इसी तरह से आप घर का एक जो यूनिट होता है इसमें माँ बाप के दरमियान, बच्चों के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान भी ये चलता रहता है, तो भूल जाना इज नॉर्मल। ऐसा हो जाता है, इज नॉर्मल, आई एग्री, इट्स अ न्यू नॉर्मल एक्चुअली। ओके, हमारे पास बहुत अहम खबर है। कल पाक फौज ने एक बहुत जबरदस्त शोबे के अंदर कामयाबी हासिल की है। वैसे तो हमेशा ही पाक फौज हमें अपने ऊपर फख्र करने का मौका देती है, लेकिन कल एक बहुत अहम वाकया हुआ। बिल्कुल, और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने एक बड़े भारतीय साइबर हमले का सुराग लगा लिया है। दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ कई साइबर क्राइम इर्तिकाब करने की कोशिश की है और भारतीय जो खुफिया एजेंसी है उनके इदारों को धोखाधड़ी से पाकिस्तानी सरकारी और दफाई हुकाम के मोबाइल फोन्स और दीगर आलात हैक करने की कोशिशें जो है वो इन्होंने नाकाम बना दी। अब आपको मालूम है कि जो वॉर पैटर्न्स हैं नाज़रीन वो चेंज हो रहे हैं। ISPR के मुताबिक दुश्मन खुफिया इदारों के मुख्तलिफ अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं और इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि इन हमलों के पीछे क्या अहदाफ मौजूद थे, क्या मकासद मौजूद थे। लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियरली कल दुश्मन को पता चली कि हम न सिर्फ हवा के अंदर, बैटल ग्राउंड्स के अंदर, जमीन के ऊपर दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, बल्कि पाक फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है किसी भी किस्म के साइबर अटैक के लिए भी। और इस वक्त चूंकि जो साइबर इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके ऊपर भी कल बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान की जो एजेंसीज थी उन्होंने, और इस हमले को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं और ISPR ने भी ये कहा है कि इस हवाले से जो सिक्योरिटी इक़दाम हैं उनको मजीद मुअस्सर कर दिया गया है, उनको मजीद बढ़ा दिया गया है। सो वी कैन होप कि आने वाले वक्त में भारत ऐसी कोई जुर्रत करेगा नहीं, और अगर करेगा तो उसको वहां पे भी सुक्की होगी। और भारत दुनिया के चंद उन एक ममालिक में से है जो कि तीसरा बड़ा मुल्क है, बल्कि मैं बता देता हूं अमेरिका और चीन के बाद जो दिफाई असले के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा लगाता है। और कुछ रीसेंट डील्स के बाद लगता है कि भारत शायद चीन के बराबर पहुंच जाए, इतने ज्यादा पैसे लगा रहा है भारत। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर भी भारत अगर हवा में आता है तो उसका जहाज गिर जाता है, जमीन पे आता है, 65 की बात कर लें, कारगिल की बात कर लें, उसको वहां पे सुबकी होती है। और अगर साइबर वॉर के अंदर आता है तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमेशा उसको नुकसान ही होता है। नंदन को आप कैसे भूल सकते हैं, लेकिन भारत फिर भी बाज नहीं आता। ये सब जवाबी वार उनको मिलते हैं, लेकिन स्टिल अभी नंदन के साथ इजहार यकजहती के लिए मैंने टेक अ सिप ऑफ दिस चाय का कप। ठीक हो गया एंड इट्स फैंटास्टिक। Okay, so what do I have? साथ पहला टेस्ट मैच हम हार चुके हैं। ओब्वियसली प्रेशर ज्यादा है क्योंकि होम ग्राउंड इंग्लैंड टीम के लिए, और पाकिस्तान की साइड को थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। आकिब जावेद ने कहा था कि हम लास्ट सेशन के अंदर बॉल सीम नहीं कर पाए, देयर इज समथिंग डेफिनेटली टेक्निकली रॉन्ग इस सारी सूरत हाल में। सलीम खालिक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। पहला टेस्ट मैच तो हम हार गए, आई डोंट नो आप अग्री करेंगे या नहीं। मुझे लगता है कि लाइनअप में कुछ तब्दीलियां जरूरी हैं। आप क्या तब्दीलियां देख रहे हैं नए लाइनअप के अंदर इस टेस्ट के लिए, सेकंड टेस्ट के लिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को मॉर्निंग शो की। और टेस्ट मैच हो रहा है, वाकई दूसरा
जीतना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पहला मैच जो है एक ऐसी पोजीशन पे आके पाकिस्तान में हारा जो किसी को भी तवक्को नहीं थी। तब यही कह रहे थे अब तो जीत गया, लेकिन हार गया। इस वजह से अब दबाव पाकिस्तानी टीम पे ज्यादा होगा कि सीरीज बराबर करे मैच जीत के, और फिर अगला मैच जीतकर सीरीज जो है वो जीते। तो अब सूरत हाल ये है कि अब तक की जो इत्तलात हैं, तो फवाद आलम की वापसी के हवाले से बात हो रही है। ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं किया टीम मैनेजमेंट ने, लेकिन लगता है ऐसा है कि फवाद आलम वापस आएंगे। बड़े अरसे बाद उनका कमबैक होगा। पहले तो उनको सेलेक्ट ही नहीं किया जा रहा था, फिर जब उनको तो प्लेइंग 11 में नहीं आ रहे थे, लेकिन गालिबन अब शायद टीम मैनेजमेंट चाह रही है कि उनको मौका दिया जाए, क्योंकि जिस तरह पिछले टेस्ट में सेकंड इनिंग में बैटिंग लाइन हमारी नाकाम हुई थी, तो उस वजह से बैटिंग लाइन को इस्तेकाम देने के लिए जरूरत है किसी ऐसे बैट्समैन की जो एक हैंड रोक ले। फवाद के ऊपर भी लेकिन काफी दबाव होगा कि इतने कमबैक पे अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से जो है साबित करें ये बात कि उनको जो बाहर रखा गया था वो गलत था। ठीक हो गया। सलीम खालिद साहब, हम पहले बात कर रहे थे कि अजहर अली की कैप्टनसी पर बहुत सारे सवालिया निशान बन चुके हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस को और उनके फैसलों को किस तरह से देखते हैं? अजहर अली की परफॉर्मेंस वाकई बहुत ज्यादा तशवीश का बायस है, क्योंकि जो अगर आप स्टैट्स देखें 3 साल से जो खेल रहे हैं वो मैचेस पाकिस्तान से बाहर जाके, तो गालिबन 11 उनकी एवरेज है, और 11 जो एवरेज है वो तो किसी टेल एंडर की होती है, लेकिन अजहर अली की इतनी एवरेज है। तो ये चीज एक लम्हा फिक्रिया है उनके लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए भी, क्योंकि हमें सारे मैच जाहिर है दुबई में, कराची में, लाहौर में थोड़ी खेलने होंगे। मैचेस तो अलग अलग जगहों पे होते हैं, तो दयार गैर में भी अजहर को परफॉर्म करना पड़ेगा, जो पिछले मैच में जिस तरह वो फ्लॉप हुए और उनकी बैटिंग में एक टेक्निकल खामी भी नजर आई, तो वो जो है उस पर जाहिर है उन्होंने भी गौर किया होगा, दूसरे भी देख रहे हो, क्योंकि अजहर की अच्छी फॉर्म हमारे लिए बहुत जरूरी है। अजहर परफॉर्म करेंगे तो दूसरे प्लेयर्स को भी वो मोटिवेट कर सकेंगे अच्छा परफॉर्मेंस के लिए। अगर कप्तान की खुद की परफॉर्मेंस नहीं होगी तो जाहिर है टीम के ऊपर भी बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये सीरीज जो है अजहर के कैरियर के लिए भी बड़ी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। तो उम्मीद है अब जो अगला मैच शुरू हो रहा है उसमें अजहर अली की बैटिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी और कैप्टनसी भी, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा कि ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि अजहर अली को फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमें वेलकम करने के लिए भी, और सलीम भाई अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यार मलान इमरान, बड़ा अच्छा लगा आपके शो का हिस्सा बन के। बड़ा अच्छा शो जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। कॉफी मेरी यहाँ पे रखी हुई है, जाहिर है आपका शो खत्म होने के बाद फिर मैं कॉफी पीऊंगा। थैंक यू। जबरदस्त। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगता है मुझे लगता है। वेलकम बैक, आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं। एक्सप्रेसो में खबरें भी हैं, इन्फॉर्मेशन भी है। कोशिश होती है कि अच्छी खबरें लेके आएँ, सुबह आपका जो मिजाज है वो मूड है अच्छा रखें। पंजाब गवर्नमेंट बड़ा एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेने जा रही है, और वो कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले जो कारोबार हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं उनके हवाले से, और वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनको जो रोजगार की फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए, और उसके साथ साथ आसान कर्जे दिए जाएं ताकि लोग अपने कारोबार को शुरू कर सकें। जो स्टोरी है इस हवाले से वो है जनाब जो सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल हैं। वो ये कहते हैं कि मुतासरा कारोबार की बहाली और नए कारोबार शुरू करने के लिए बैंक ऑफ पंजाब के इश्तराक से जो आसान कर्जे हैं उनका इजरा किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इस हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम पंजाब रोजगार प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, और रमा माली साल के बजट में इस प्रोग्राम के लिए 9.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और इनिशियली ये जो मामला है ये 5 से 10 लाख रुपए तक के कर्जे हासिल करने तक महदूद रहेगा, और इसको बाद में भी बढ़ाया भी जा सकता है। ओवरऑल एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, जो कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। और अब आप सोच रहे होंगे कि अरमन में वो गायब हो जाती हैं अक्सर जब भी फिटनेस की बात आती है, खाने पीने की बात आती है, शी लीव्स द डेस्क, क्योंकि ये उनका फेवरेट काम है और वो करने पहुंच जाती हैं। शी इज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड स्माइलिंग। अरमला, व्हाट्स अप? ये आपने मुझे बदनाम करने की कोशिश की कि मैं खाने पीने की बातों पे और फिटनेस में आपको मोटिवेट करती हूँ सुबह सुबह कि आप आए, हमारी जो फिटनेस एक्सपर्ट है खुशी भट्ट, उनसे टिप्स ने। वेलकम टू द शो। खुशी, कैसी हैं आप? गुड, आप कैसे हो? खुशी के चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है? खुशी आप कितनी खुशी है? मैं खुश हूँ आगे। अच्छा खुशी, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? बिकॉज सुबह सुबह आज मेरे ख्याल से हम उन खवातीन को टारगेट करते हैं जो हाउस वाइफ्स भी हैं या घर से बाहर नहीं निकल सकती, प्रॉपर जिम नहीं कर सकती, और नॉर्मली जो खवातीन का प्रॉब्लम होता है वो है बेली फैट। ठीक है, उसको अगर हम टारगेट करें तो कैसा है? हाँ, उसको हम टारगेट कर सकते हैं, बट उसमें जो है 50-70% आपकी डाइट भी मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। और उसमें ये है कि आप जो है एक्सरसाइजेज भी करो, उससे आपकी जो है बर्निंग भी होगी, और साथ में डाइट भी करोगे तो साथ ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है खुशी, आप एक्सरसाइज बताएं हमें कुछ। मैं उधर चलती हूँ एंड ओवर टू यू। सो व्यूअर्स, मैं आपको 4 एक्सरसाइजेज बताऊंगी स्टमक की, बेली फैट की। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी
नीचे फ्लोर पे ऑलमोस्ट चारों एक्सरसाइजेज जो हैं वो फ्लोर पे होंगी, जिसके हम 15-15 रेप्स लगाएंगे विदाउट ब्रेक, ठीक है, और 3 सेट्स करेंगे। ओके, वी गोना गो डाउन, सॉरी, हैंड्स जो हैं हमने फ्लोर पे रखने हैं, प्लैंक पोजीशन में आना है, हेड से लेके हील तक, सर से लेके हील तक आपने स्ट्रेट बॉडी को रखना है और नी को जो है आपने पुल करना है चेस्ट की तरफ। ब्रीद आउट एज यू पुल द नी टुवर्ड्स योर चेस्ट, इसको ब्रीद आउट करना है जैसे नी को चेस्ट के पास खींचना है आपने। इतना शौक नहीं है, बट दिस लुक्स इंटरेस्टिंग और मुझे लग रहा है मुझे ये देखना पड़ेगा। आई हैव बीन फॉलोइंग देयर ड्रामास, बट अब ये मुझे कुछ साउंड ट्रैक से तो चलें आप जरूर देखिएगा। साउंड ट्रैक अच्छा लगता है। एक और सरप्राइज है, आपको पता ही है अब क्या ड्रामा हम करेंगे सरप्राइज। इनको पता है कि शहजीन हमारे साथ हैं जो कि लीड कैरेक्टर के तौर पर हैं इस सीरियल के अंदर। उनसे हम जरा बात भी करते हैं, उनसे पूछते हैं। शाहजीन, एक तो आपको वेलकम करेंगे और सबसे पहले तो एक्सप्रेस के इस ड्रामा के हवाले से, वैसे तो ओवरऑल हम बात करें तो एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की कोशिश रहती है कि एक वैल्यू एडिशन करे ड्रामा इंडस्ट्री को लेकर जो मुख्तलिफ स्क्रीन प्लेज आते हैं या मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स आते हैं उसके ऊपर। इस ड्रामा के अंदर बिलखुसूस आपके नाज़रीन के लिए बताइए कि इसमें कैरेक्टर क्या है और पुरकशिश क्या है आपके कैरेक्टर में इस ड्रामे के अंदर। शहजीन, Thank you so much for having me first of all, and मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ अपने प्ले में रानी को लेके, जो कि एक्सप्रेस पे बहुत जल्द ऑनर होने वाला है। ये प्ले जो है इट्स ऑल अबाउट फैमिली एंड हाउ द फैमिली बॉन्ड्स, मतलब किस तरीके से एक फैमिली इकट्ठे रह रही है, उनके बीच में प्यार है, कुछ फैमिलीज में नोक-झोंक भी चलती रहती है, वो सब कुछ भी आपको इस प्ले में देखने को मिलेगी। जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात है, मेरे कैरेक्टर का नाम फराह है और मेरा कैरेक्टर एक बहुत ही पॉजिटिव और एक सीधी सादी सी लड़की का है जो कि कोशिश ये करती है कि घर में कुछ भी परेशानियां, कुछ भी मसले मसाइल है, वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो सके और घर खुशियां रहें। ठीक हो गया। अच्छा शाहजीन, ये भी बताइएगा क्योंकि अभी आपने कहा कि आपका कैरेक्टर जो है इस ड्रामे में बहुत पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कैरेक्टर्स और एक्सप्रेस में अगर बताया जाए कहानियां जो ड्रामास में पोर्ट्रे की जाती हैं, उनका क्या असर आ सकता है सोसाइटी पर? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आई थिंक एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब राइट नाउ। अगर हम ओवरऑल देखें कि जो ड्रामे उस चैनल पे चल रहे हैं वो बहुत अच्छे ड्रामे, दे आर कमिंग अप विद न्यू स्क्रिप्ट्स एंड वो नए फेसेस को भी प्रमोट कर रहे हैं, दे आर लेटिंग न्यू कंटेंट टू कम फॉरवर्ड और वो एक बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन हो रहे हैं लोग वो ड्रामे देख के और बहुत पसंद किए जा रहे हैं। तो आई थिंक हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, आई थिंक कि अब जो वो नए कंटेंट को हमारी ऑडियंस भी एक्सेप्ट कर रही है, हमारे चैनल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, आई थिंक हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इज प्रोग्रेस। अच्छा शहजीन, ये भी बताइए कि इससे नाजरीन जो हैं, आपकी अपनी फैन फॉलोइंग है, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की अपनी फैन फॉलोइंग है, तवक्कुआत क्या है उनकी और इस प्लेटफॉर्म से उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं ऑडियंस से बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि हमने ये प्ले मैं रानी वाकई में बहुत मेहनत के साथ और बहुत प्यार से बनाया है। मतलब हम सारे एक्टर्स वी रियली थॉरली एंजॉयड वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमारी ऑडियंस भी जब ये प्ले देखेगी खूब इंजॉय करेगी, क्योंकि इस ड्रामे में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो कि आपको इससे जोड़े रखेंगे। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सब ड्रामा जरूर देखें और हमें अपनी फीडबैक भी देते रहें, बिकॉज आई एम श्योर आप में से कोई भी डिसअपॉइंट होगा। ठीक हो गया। शाहजीन, हमारे शो एक्सप्रेसो के हवाले से भी बताएं, कैसा लगा आपको ये शो? I am so happy to know about it. Why? Because ये हम इतने मॉर्निंग शोज तो हम डेली बेसिस पर कई सालों से देखते आ रहे हैं जो कि एक सेम ही उस पर चल रहे होते हैं, बट दिस इज समथिंग न्यू वेयर you are able to learn more about your own country, how to socialize within, and how there are new segments in this play. So I am very happy about it and I wish you guys all the best for this. हमारी बेस्ट विशेस आपके ड्रामा के लिए। बिल्कुल लास्ट में 14 अगस्त आने वाली है, कल 14 अगस्त है, इस हवाले से भी कोई मैसेज, कोई बात पाकिस्तानीज़ के लिए, आपके फैंस के लिए? So 14th August is just around the corner और मैं हमारी पूरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस इंडिपेंडेंस डे आप सब अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि आप लोग अपने मुल्क का ख्याल खुद रखेंगे। हम दूसरों पे भरोसा नहीं कर सकते, हमें अपने आप ही अपने मुल्क को सुधारना है, इसको बेहतर बनाना है, इसे साफ सुथरा रखना है, इसका ख्याल खुद रखना है,
क्योंकि कोई और हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, हमें जो कुछ करना है अपने मुल्क के लिए खुद ही करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शहजीन हमारे साथ थी और अब हमारे साथ इसी ड्रामा के अंदर नेगेटिव कैरेक्टर जिन्होंने किया है। नेगेटिव कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिंस आई बीन एक्टिंग, और बहुत मुश्किल होता है, और इसके लिए स्पेसिफिक एक्टर्स है जिनको चूज किया जाता है। ज़ैनब जमील इस ड्रामे के अंदर एक नेगेटिव कैरेक्टर, आप वर्ड वैसे खुद बता देंगी वो, ज़ैनब जमील इसमें प्ले करती नजर आएंगी। सो उनसे हम पूछ लेते हैं, मरकजी किरदार है उनका भी। ज़ैनब, वेलकम टू एक्सप्रेसो। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप मजबूरी तौर पर रानी मैं रानी जो ड्रामा है इसके बारे में हमें क्या बता सकती हैं, ओवरऑल क्या बताएंगी अपने देखने वालों को? मैं रानी के बारे में ये बता सकती हूँ कि ये एक अनकन्वेंशनल सा ड्रामा है, जिसमें जो इसकी मेन लीड है वो अनलाइक अदर ड्रामास मासूम बिल्कुल नहीं है, और एक ऐसी खातून है इसकी लीड जो कि मैं प्ले कर रही हूँ, जिसमें सबको टिकनी का नाच नचाया हुआ है। वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, वो मैनिपुलेट करती है हर एक को, अपने शौहर को, उस शौहर को जो उससे बहुत प्यार करता है, और वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट उससे ये बर्दाश्त नहीं होता है कि जहाँ जिस घर की वो मालकिन है या सबसे बड़ी बहू है, उस घर में उसकी मर्जी के बगैर कोई भी स्टेप लिया जाए, और इवन अगर उसकी मर्जी से भी सब हो रहा होता है तो फिर भी शी इज नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज उसके पीछे उसकी माँ की सपोर्ट है, एक ऐसी माँ जो कि बेटियों को हर वक्त मतलब ससुराल में लड़वाती रहती है। सो अच्छा, मैं यहाँ रोकूंगा। देखने में तो ये कैरेक्टर बड़ा मासूम सा लगता है जिसके बारे में आप कह रही हैं, लेकिन जाहिर बात है जैसे अरमान ने भी कहा कि नेगेटिव कैरेक्टर्स बड़े चैलेंजिंग होते हैं, तो कितना चैलेंजिंग था इसको करना? एक्चुअली जब मैंने मैं रानी का स्क्रिप्ट पढ़ा, मैं कुछ दिन वाकई बहुत परेशान रही। मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे कहा व्हाई आर यू अपसेट, बिकॉज देखिए आमतौर पर एक इंसान, मेरा मानना ये है कि एक इंसान इतना नेगेटिव नहीं होता, और लड़कियां तो वैसे नेगेटिव नहीं होती। आई एग्री। इतना नेगेटिव कैरेक्टर दैट this girl is killing, this girl is manipulating, this girl is scheming, ये लोगों की तलाक करवा रही है। तो मतलब मैं तो खुद कुछ दिन परेशान रही कि किस तरह करना है और किस तरह इसको लेके चलना है। फिर मैंने इस पर बहुत सारा होमवर्क किया, और फिर मैंने एक्टिंग क्लासेस ली। वो तो मैं वैसे भी ले रही थी, मैं रानी से पहले भी ले रही थी। स्पेशली मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स को किस तरह प्ले किया जाता है, आई लर्न दैट। और फिर नाउ इट्स अप टू यू गाइस, अब आवाम पे है, लोगों पे है, व्यूअर पे है, वो मुझे बताएंगे कि मैंने जस्टिफाई किया है या नहीं किया। बट मैंने दिन रात 3 से 4, ना सिर्फ मैंने, मेरी पूरी टीम ने। और आपको पता है जैसे कि कोरोना के हालात थे, इन हालात में काम करना आम हालात से ज्यादा मुश्किल होता है। तो कुछ वो भी था, कुछ एक हाइपर एक्टिव कैरेक्टर भी मुझे प्ले करना था। सो ऑल टुगेदर सब करके अल्हम्दुलिल्लाह द शो इज राइट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप लोग बताएंगे हमें कि हमारी एफर्ट आप लोगों को कितनी। चलें, एक प्रोडक्ट जब बन जाती है ना तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद आवाम के हवाले होती है। एक्टर तो अपना बेस्ट एफर्ट करता है। हमने एक ब्रेक लेनी है अमला, सॉरी मैंने आपको बोलने नहीं दिया, आई एम सॉरी। हाँ, आप हमेशा ऐसे करते हैं। ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जितनी गर्मी यहाँ शहरों में पड़ती है, किसी गांव में जाके रहना चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं जा सकती तो हमारे पास एक ऐसे शख्स हैं जो शहर की जिंदगी छोड़कर पहाड़ों पर जाकर उन्होंने बसेरा किया। कौन है वो, हमारे सेगमेंट सफर शर्त में देखते हैं। फितरत शनास कहते हैं कि फसू गांव दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक है। शायद ठीक ही कहते हैं कि ये गांव 2 बड़े अजदहों के मुंह के सामने जिंदा सलामत है। एक अजदहा फसू ग्लेशियर है जिसकी लंबाई 27 किलोमीटर है, जबकि दूसरा अजदहा कहीं ज्यादा खतरनाक और लंबाई में 52 किलोमीटर है। दिन के 24 वक्फों में हर घड़ी की अपनी जलवागरी है। सुबह हो या दोपहर, सहपहर हो या शाम, फितरत के संदेशे लाना हर कोई अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझता है। हाँ, अलबत्ता फसू की रात इन सब से मुख्तलिफ है।
फसू की रात शायरों के तखय्युल की औज की झलकियां हैं। फसू की हवा या फसू विंड्स आप तक अपने पहुंचने का ऐलान कहीं पहले कर देती है। मुझे फसू में आए 2 बरस बीत गए। मसरूफियात में कभी गैर मुल्की दोस्तों के साथ ट्रैक पर निकल जाना तो कभी किताबें पढ़ना। कभी मुल्क भर से आए दोस्तों के साथ रात भर गपशप का दौर, तो कभी बच्चों की मुस्कुराहटों को अपनी आंखों में मुस्तकिल बसेरे के लिए वसी जगह देना शामिल है। फसू में रहते कभी माँ बाद तबियाती फिक्रें पालता तो कभी बस यूं ही छलांगे लगाता। इश्क से किसने मगर पाया है कुछ अपने सिवा, ऐ जहांज़ाद। फसू के नौजवान दोस्त खूबसूरत ख्वाबों की पोटलियां हमरा लिए आते जाते रहते। इन्हीं दिनों कराची से एक देरीना दोस्त ज़ीशान जुनेद ने एक दिन फोन पर खबर सुनाई कि एक दफा फिर उनका ब्रेकअप हो गया है। कहा भाई पस्सू आ जाओ, कहने लगे जिंदगी बर्बाद हो गई है, पहाड़ों में आने से क्या होगा। कहा पहाड़ों को छोड़ो, मुझे मिलने आ जाओ। मैंने सोचा कि सफर ज़हनी खलफिशार, जज्बाती उतार चढ़ाव और दिल पर लगे जख्मों पर मरहम रखता है। मेरे पास रहेगा तो ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन वो आ गया। गुमसुम था, ये वो वाला ज़ीशान जुनेद नहीं था। कभी सिंध देखता, कभी पहाड़, तो कभी ऐसे ही खला में बस गुमसुम। मैं सफर शर्त की इन दिनों रिकॉर्डिंग शुरू करने वाला था। ज़ीशान से दरख्वास्त की कि अगर वो इजाज़त दे तो उसकी कहानी को सफर शर्त में शामिल कर लो। उसने इजाज़त दे दी। सफर है शर्त का ये प्रोग्राम सफरी दस्तावेज के साथ साथ मोहब्बत का मैनुअल भी लिए हुए है। देखना यह है कि सफर है शर्त की इस रिकॉर्डिंग के इख्तिताम तक ज़ीशान जुनेद मोहब्बत की नई अकली तफहीम से आशना होता है या नहीं। अगेन आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं और खबरें आप तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है, उसके साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट भी चल रही है साथ साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं आपको अपने जो कोल किचन है उसकी जानिब लेके जाऊंगी, लेकिन उससे पहले वहां से खबर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। वो स्टंटिंग ग्रोथ के हवाले से आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने विक्ट्री स्पीच की थी इलेक्शन जीतने के बाद, तो सबसे इंपॉर्टेंट मौजू जिस पे उन्होंने बात की थी वो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में बच्चों के हवाले से बात की थी कि उनकी स्टंटिंग ग्रोथ का मसला, यानी कि मुकम्मल तौर पर जो उनका ब्रेन है वो ग्रो नहीं कर पाता। इसको फोकस करने के लिए जो एहसास का बैनर है, जो
सबसे बड़ा सोशल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है इस गवर्नमेंट का, उसी के अम्ब्रेला के नीचे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का इजरा किया जाए। डॉक्टर सानिया निश्तर ने इस हवाले से बताया, जो कि एहसास प्रोग्राम को देख रही हैं, उनका ये कहना है कि हम एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रहे हैं और इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाकायदा तौर पर जो कायम किया गया नशोनुमा मरकज है उसका इफ्तिताह करेंगे और आज बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया जाएगा। मजीद इंफॉर्मेशन ये जनाब इस हवाले से कि 8.5 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से और पहले मरहले में मुल्क भर के 9 अजला के कुल 2,21,000 मुस्तहिक हामला और दूध पिलाने वाली माओं को सेहतमंद ग़िज़ा के लिए 2,000 रुपए महाना दिए जाएंगे। ये सोशल डेवलपमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है हम अगर कहें, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट वो तमाम माएँ या वो वालिदैन जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हेल्दी डाइट, खासतौर पर उस वक्त जब वो बच्चे को दूध पिला रही होती हैं और उस वजह से बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। बड़ा एक इनकलाबी कदम है एग्जैक्टली। और स्टंटिंग ग्रोथ के हवाले से इंटरनेशनली भी बहुत काम हो रहा है, क्योंकि जो इस एज के बच्चों की इन्फेंट्स की बात की जाए या मदर की हेल्थ की बात की जाए तो इसके लिए फोकस करने की हमें जरूरत थी और इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट कि इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, और स्टोरी आप तक पहुंची, अब आप जा सकती हैं, जाइए कोल्ड किचन में देखते हैं। अच्छा जी, हम आपको लेके चलते हैं कोल्ड किचन में, जहाँ पे हमारे पास हैं शेफ नुमान जो हमें बताने वाले हैं कि आज हमें क्या बनाना बताएंगे। शेफ नुमान, आपसे जानेंगे कि आप क्या बताने वाले हैं, आज क्या बनाना सिखाएंगे। आज हम आपको बना के देंगे रास्पबेरी पुडिंग और उसकी रेसिपी भी कल के मुकाबले, कल के ड्रिंक के मुकाबले और शॉर्ट है और बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है। टेस्ट में उसका टेस्ट जो है लिटरली फ्लेवर में आएगा। सबसे पहले मैं आपको उसकी रेसिपी बता देता हूँ। सीख लें। जी जी मैं देख रहा हूँ। आपको 20 ml लेमन जूस चाहिए और आपको बस ml पे फंस जाता हूँ मैं कि ml 3 लीमू। ओके, 20 ml 3 लीमू। उसका निकालें। उसके बाद आपने रास्पबेरी सिरप लेना है और वो आपने 60 ml डालना है, क्योंकि अक्सर देखा गया हम शुगर इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर सिरप के अंदर। अच्छा, ये सिरप आम दुकानों से मिल जाता है? जी, आम शॉप से मिल जाएगा आपको। और उसके बाद इसमें आइस ऐड करेंगे और सोडा ऐड करने के बाद हम ड्रिंक रेडी कर लेंगे। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ ड्रिंक। डन हो गया। आपने सबसे पहले इसमें लेमन जूस 20 ml, आपको तो याद होगी है। और साथ आप इसमें She's gonna be a good chef. Oh yes. 4 to 5 क्यूब ऐड कर सकते हैं बड़े, क्योंकि ये आइस क्यूब छोटे हैं इसलिए हम थोड़ी एक्स्ट्रा आइस ऐड करेंगे। ओके, परफेक्ट। और क्या आप ऐड करने वाले हैं? और इसके बाद हम रास्पबेरी सिरप ऐड करेंगे इसमें 60 ml। वाओ, रेड कलर की मशरूबात वैसे देखने में अट्रैक्टिव लगता है। और उसके बाद हम इसमें सोडा ऐड करेंगे। ओके, सोडा ऐड किया जी। अब ये सोडे की वजह से इसका जो लिटरली फ्लेवर आएगा वो बहुत ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। वाओ, स्ट्रॉन्ग से क्या मुराद है? आंखें खोल देने वाला? सबसे ज़्यादा होता है कि जब आप वन सिप सबसे पहला सिप लेते हैं तो आपको थोड़ा सा फील हो कि हाँ मैंने कुछ पिया। ओह ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, हमारे एक्सप्रेसो के लिए जरूरी है भाई सुबह सुबह। और इसका जो कलर है, और आपको पता है रेड कलर वैसे ही दूर से देखने से पता चल जाता है आपको। अभी मैं आपको इसको स्टर कर रहा हूँ और स्टर करने में इसको ज़्यादा स्टर नहीं होता है क्योंकि इसमें सोडा ऐड होता है। ज़्यादा स्टर करेंगे तो वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली करना है। ठीक है। और आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि अब दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। ये मैं पहले बता दूं कि वैलेंटाइंस डे टाइप की कोई ड्रिंक बन रही है। जब ये ग्लासेस में आएगी तो आपको पता चलेगा। रेड कलर से वैलेंटाइन डे बना। It looks really good. Looks really nice. So, ये मैंने बनाना सीखी है। अमेजिंग है, अमेजिंग टेस्ट। तो अब जो मेरे घर मेहमान आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, मैंने ड्रिंक बनाना सीखी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पेशल मेहमानों के लिए आप घर पे ड्रिंक बना सकते हैं इजीली। बेहतरीन। अच्छा, वैसे प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कहीं किसी को चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो आई गेस आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि टेस्ट अगर खुदा ना खास्ता कुछ अच्छा नहीं है प्रेजेंटेशन। हाँ, जो कि मेहमान बेचारा अब ये तो नहीं कहेगा कि अच्छा नहीं बना। एग्जैक्टली, प्रेजेंटेशन है। वाओ, ये आपकी ड्रिंक रेडी है। अब नेक्स्ट ड्रिंक की प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, प्रेजेंटेशन करनी है। और शेफ नुमान, इस तरह की छोटी छोटी जो रेसिपीज होती हैं नॉर्मली ये सारी चीजें हमें घर पे अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ हमें जो रास्पबेरी जो फ्लेवर है वो लेना पड़ा है। जी बिल्कुल, वो और आम दुकान से मिल जाता है, आम शॉप से ले सकते हैं आप, इजीली मिल जाता है आपको। उससे ये होता है कि आप घर में इजीली बना सकते हैं। जब आपका दिल किया, आपको रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे इजीली बनाएं। लेकिन उसके लिए आपको हिलना, अपने थोड़ी मेहनत दरकार है। बिल्कुल, वो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
हिलना जुलना पड़ेगा। मिलना पड़ेगा। ये आपकी ड्रिंक्स रेडी, वाओ, आप टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो मतलब आप टेस्ट करें, बताएं ना हमको कैसे। आप पास करीब खड़े। ओके, हम मैं तो नेकी और पूछ मैं तो बिल्कुल रुकने वाला हूँ नहीं। सो ये जबरदस्त ड्रिंक इस वक्त मेरे हाथ में, मेहनत इस पे ज्यादा नहीं लगी। और नोमान की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि बहुत कम वक्त के अंदर ये हमें चीजें बनाना सिखाते हैं। पहले मुझे कह रही थी और खुद सबसे पहले टेस्ट कर लिया। कैसी है? बहुत अच्छी है। और ये नोमान वाज राइट कि आप एक सिप लेके आपको कुछ एहसास होगा कि आपने सही स्ट्रॉन्ग चीज को लिया। ओह यस, ब्रेक ले लेते हैं इसी खुशी में। ब्रेक के बाद फिर से ये क्या करिए आप? अपना ग्लास छिपा मैंने नहीं कहा था कि थोड़ी सी ड्रिंक रहनी चाहिए ताकि ऑन स्क्रीन अच्छी लगती है, लोगों को पता चले कि हमने कोई एफर्ट किया, लेकिन पी गई ये सारी। खैर अब तो कर रहा था, मतलब अच्छी ड्रिंक। चलें, जब पी गई तो पी गई, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब आपको बताने वाले हैं, आपने अच्छी अच्छी बातें करनी है और साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि चूंकि सिनेमास खुल चुके हैं, मूवीज वगैरह जो है वो सिनेमाज में लगना शुरू हो जाएंगी। और अभी हमें कुछ खबरें मिल रही हैं कि हॉलीवुड की एक एनिमेटेड फिल्म है रेड शूज एंड द सेवन ड्वार्फ्स, वो जनाब 18 सितंबर को रिलीज की जाएगी। उसका ट्रेलर जारी हो चुका है, ट्रेलर दिखा दे। उसमें जनाब ये कि एक जादूगरनी है जो कि अपने जादुई जूते वापस हासिल करने के लिए एक लड़की के पीछे पड़ जाती है, लेकिन उस लड़की की हिफाजत के लिए 7 बोने उसके सामने आपने भी बिल्कुल नहीं होता ना, सस्पेंस रखें, ट्रेलर दिखाइए। ओके, लेट्स वॉच द ट्रेलर। और इस वक्त अगर मैं लाहौर शहर की बात करूं, जहां से आना जाना हमारा हो रहा है, कराची में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस्लामाबाद में भी हर तरफ हमें सब्ज लाली परचम नजर आता है, झंडियां नजर आती हैं, लोगों ने घर पे भी परचम लगा लिए हैं। और अभी जब मैं ऑफिस आ रहा था तो 3 गाड़ियां एक जैसी मैंने देखी जिसके ऊपर आर्ट हुआ हुआ था और उसके ऊपर पाकिस्तान के परचम बने हुए थे। यानी कि नौजवान भी, पिंडी बॉयज एंड द लाहौरी बॉयज एंड द कराची बॉयज, दे आर ऑलवेज रेडी 13 अगस्त के लिए। और फेस्टिविटी होने वाली है, मजा होने वाला है। अच्छा इमरान, नॉर्मली बचपन में जब हम सेलिब्रेशन होती थी 14 अगस्त की, तो बहुत हम लोग एक्साइटेड हुआ करते थे। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, ज़ाहिर एक्साइटमेंट और तरह से हो गई है, लेकिन स्टिल अभी जब हम इर्द गिर्द देखते हैं अपने घर पे या इर्द गिर्द बच्चे जो हैं जिस तरह से उस फेस्टिविटी को मनाते हैं, आई विश कि हम दोबारा से बच्चे हो जाएं और इस तरह से मनाएं। और कल हम भी कोशिश करेंगे कुछ खास करें 14 अगस्त को लेकर, एक्सप्रेसो के लिए, और आपको साथ साथ रखें। शो खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, ठीक हो गया। अभी हम इजाजत लेंगे आपसे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। लेकिन चूंकि नाजिया हसन की हमने जो शो के आगाज में बात की थी इमरान, और हमने आपने उनका गाना भी गुनगुनाया था और काफी इंप्रेस हुए थे हम सब लोग। सच बता दें ना, सच बता दें, हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत बड़े फैन है नाजिया हसन के। उन्होंने कहा मैंने और नाजिया हसन को सुनना है, तो हमने कहा बिल्कुल सुनाएंगे आपको। और इसी नोट पे ले लीजिए, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है एक्सप्रेस, वहां पे एक्सप्रेसो, वहां पे अपने फीडबैक देना है। फेसबुक पे हमारा पेज है, यानी कि फीडबैक आपने ढेर सारा देना है। और इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड आप नाजिया हसन का गाना एंजॉय करें।